नमस्कार, जय भीम, सत श्री अकाल, जोहार। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर विक्रम हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से इतिहास के प्रोफेसर हैं। सर, हमारे चैनल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपको भी। अभी हाल ही में बहराइच की एक घटना है जहाँ पे एक व्यक्ति की हत्या हो जाती है और वहाँ जो फैसले दिए गए हैं वो मनुस्मृति के आधार पर दिए गए हैं। तो और दूसरी तरफ पूरे देश में बहुत सारे संवैधानिक पदों पर बैठे हुए व्यक्तियों के द्वारा मनुस्मृति का महिमा मंडन किया जा रहा है। उसके आधार पे बहुत सारे फैसले लिए जा रहे हैं, नियम बन रहे हैं, कानून बन रहे हैं। तो क्या लगता है आपको? क्या सोचते हैं आप? देखिए, मुझे इसमें कोई आश्चर्यजनक घटना नहीं प्रतीत होता है, क्योंकि मनुस्मृति के मानने वाली सरकार जो वर्तमान समय में चल रही है, इसकी संकल्पना आज से नहीं है, बल्कि जब से भारत आज़ाद हुआ है, उससे पहले जब भारत में विश्व हिंदू परिषद, हिंदू महासभा और की जो आरएसएस की संकल्पना हुई थी, उन दिनों से ही मनुस्मृति की कवायद शुरू हो गई है और लगातार मनुस्मृति की बात होने लगी है। भारतीय संविधान सभा में भी मनुस्मृति की बात आई थी और वहाँ पे जो आरएसएस के मानने वाले विचारधारा के लोग थे, वो भी ये चाहते थे कि मनुस्मृति के आधार पे ही संविधान सभा बने और संविधान बने। लेकिन उस दौरान जो भारत के तमाम बुद्धिजीवी थे, उन्होंने इस बात को रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद इन्होंने तब बहुत कोशिश की। सरदार पटेल ने आरएसएस पे बैन लगाया और क्योंकि आरएसएस के लोगों ने नाथूराम गोडसे ने गांधी की हत्या कर दी, इसलिए आरएसएस पे बैन लगाया। यदि हम उसके बाद की चर्चा करें तो आज़ादी के बाद से लगातार कांग्रेस की सरकार थी और बीच में जनसंघ आई, तो जनसंघ ने जनता दल के जनता पार्टी के साथ गठबंधन करके सरकार बनाने में सफल रही। आपको याद होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी भी कभी जनता दल और कभी दूसरे समाजवादी धड़े के आदमी माने जाते थे, लेकिन ये बाद में जनसंघ के माध्यम से उसमें एक्टिव हो गए और उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में सरकार बनी। जब से सरकार बनी तब से ये मनुस्मृति की बात करने लगे। इनके अरुण शौरी नामक के जो मंत्री थे, उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को टारगेट करते हुए किताब भी लिखी, द और स्पीकिंग ऑफ फॉल्स गॉड करके डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को खारिज किए। और उन दिनों से लगातार मनुस्मृति की बात होने लगी और मनुस्मृति के जो पैरोकार थे वो लगातार बात करने लगे। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी के समय में भी बहुत ज़्यादा इसका प्रभाव नहीं बन पाया, तो इसलिए मनुस्मृति की बातें नहीं रह पाई। उसके बाद 2014 में जब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार आई, तब से मनुस्मृति की बात लगातार होने लगी। और आप सबको बता दें कि इलाहाबाद में ही, जहाँ पे हम आजकल बैठे हुए हैं, इलाहाबाद में ही धर्म संसद की कहानी गढ़ी गई, जहाँ पे ये कहा गया कि मनुस्मृति हमारा संविधान होगा, गाय हमारी राष्ट्रीय पशु होगी और यहाँ पे संविधान बदलने की भी बात की गई। जहाँ जहाँ पे धर्म संसद की बात होती गई, वहाँ पे मनुस्मृति की बात होती चली गई और इसलिए आश्चर्यजनक नहीं। अब जुडिशरी की बात करें तो जुडिशरी के कई हवालों में मनुस्मृति का हवाला दिया गया है। मैं केवल इस जज की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि डीवाई चंद्रचूड़ जो हैं जज साहब, इनके एक अयोध्या के रिपोर्ट में या किसी जजमेंट में मैंने मनुस्मृति के हवाले का जिक्र करते देखा था। बहुत से लोगों ने मनुस्मृति का हवाले देकर किया। अब मनुस्मृति की बात के आधार पे कोई जजमेंट नहीं दिया गया था। ये पहली ऐसी घटना है जो मनुस्मृति के आधार पे जजमेंट दिया गया। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ऐसे जज को बर्खास्त कर देना चाहिए या ऐसे जज को संविधान की बातें मान करके उनको निरस्त कर देना चाहिए, क्योंकि ये कोई जजमेंट नहीं है। मनुस्मृति का जजमेंट हिंदू राष्ट्र में कल्पित हो सकता था, जो कभी इन्होंने कल्पना किया था। आज किसी भी प्रकार से भारत में संविधान लागू है और संविधान में जाति के आधार पर कोई भी समाज का जो भी रिश्ता बनाएगा उसको रिडंडेंट कर दिया गया। तो मनुस्मृति का जो जजमेंट दिया गया है वो मोदी की वजह से ज़्यादा प्रभावशाली हो गया है। जितने साधु महात्मा हैं, जितने इस तरह के देवी देवताएं हैं, जितने इस तरह की बातें इम्पोर्टेंट हो गई है, तो मुझे आश्चर्य नहीं लगता कि मनुस्मृति के आधार पर उन्होंने जजमेंट दिया। हाँ, दुखद है और भारतीय संविधान के साथ छेड़खानी है और मैं ये कहूँगा कि ऐसे जज को बर्खास्त करना चाहिए।
ऐसे जज को तुरंत अपने पद से छोड़ देना चाहिए। जिस ग्रंथ को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने खुलेआम सड़कों पर जला दिया था, बाबा साहब की इतनी बड़ी लाइब्रेरी थी, वो किताबों से इतना प्रेम करते थे और वहीं दूसरी तरफ इस किताब को उन्होंने जला दिया। आखिर उन्होंने क्यों जलाया था? देखिए, बाबा साहब ही नहीं बल्कि तमाम जो दलित बहुजन चिंतक हैं, सभी लोगों ने मनुस्मृति को जलाया और सभी लोगों ने मनुस्मृति पे सवाल खड़ा किया। मैं आपको उदाहरण दूं, हमारे माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी थे, उनसे एक चर्चा में मेरी बातचीत चली, तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी खुद ही बोलते थे कि जब बसपा आंदोलन तीव्र हुआ तो हम लोग इलाहाबाद के गलियों में मनुस्मृति, रामायण की प्रतियां जलाते रहते थे। तो ये सवाल ये था कि सामाजिक न्याय की बात, जो भी सामाजिक न्याय के आइडिया में विश्वास रखता होगा वो मनुस्मृति से नफरत करेगा, इसमें से कहीं से दो राय नहीं है। तो सामाजिक न्याय में विश्वास न रखने वाले लोग जो ब्राह्मणवादी हैं, जो संस्कृतिकरण की बात करते हैं, जो मनुवाद की बात करते हैं, वो उन मनुवादी व्यवस्था को पसंद करते हैं। लेकिन जो बहुजन समाज के सामाजिक न्याय की बात करते हैं, यहाँ तक कि 1936 में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने ये कहा था कि जो कास्ट वेस्ट अट्रोसिटीज है वो हम ह्यूमन राइट्स के नेतृत्व में लेकर आएंगे और ग्लोबल स्तर पे यूएनओ में उठाने की बात डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कर चुके थे। तो पूरी दुनिया में जो भी सामाजिक न्याय की बात करेगा, जो भी बहुजन समाज की बात करेगा, जो भी लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, डेमोक्रेसी, सॉवरेंटी की बात करेगा, वो मनुस्मृति जैसे ग्रंथ से नफरत करेगा। ये आइडियल भी है, चाहे वो मनुस्मृति, आपने देखा होगा कि मनुस्मृति का हर पन्ना जो बहुजन समाज है, जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के लोग हैं, जिसमें आम महिलाएं भी हैं, वो महिलाएं भी महिलाओं के लिए अपशब्द लिखा गया है, ढोल गंवार शुद्ध पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। मैं आपको कह रहा हूं कि अभी देखिए लगातार भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप जीता, भारतीय महिला जो ब्लाइंड है वो उसने वर्ल्ड कप जीता। अगर ये मनुस्मृति लागू होता तो क्या महिलाएं वर्ल्ड कप जीत सकती थी? क्या महिलाएं जो ब्लाइंड महिलाएं वो क्या वर्ल्ड कप जीत सकती थी? कतई ये उम्मीद नहीं कर सकते। आज हमारे क्लास में लड़के लड़कियां एक साथ पढ़ते हैं, क्या मनुस्मृति के जमाने में क्या लड़के लड़कियां एक साथ पढ़ सकते हैं? आप कह सकते कतई नहीं पढ़ सकते। क्या मनुस्मृति लागू होती तो मेरे जैसा व्यक्ति, जो एक जाति है जिसका नाम चमार है, मैं चमार वर्ग से बिलोंग करता हूं, तो क्या एक चमार का व्यक्ति यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर बन पाता? क्या चमार का एक व्यक्ति प्रोफेसर बनने के साथ लाखों हजारों बच्चों को एक साथ संबोधित कर पाता? क्या चमार का लड़का कार में चल पड़ता? और क्या चमार का लड़का आपका इस तरह के घरों में रह पाता? क्योंकि मनुस्मृति कहती है कि जो अछूत हैं उनको धन संग्रह करने की जरूरत नहीं है। मनुस्मृति कहती है कि महिलाओं को शिक्षा करने का अधिकार नहीं है। मनुस्मृति कहती है कि जो बहुजन समाज के लोग हैं, अछूत लोग हैं, उनको मारने का अधिकार है, उनको पढ़ने का अधिकार नहीं। क्या मैं पढ़ पाता? तो मनुस्मृति की हर विधाएं, हर पन्ना डिस्क्रिमिनेशन से भरा पड़ा है, अत्याचार से भरा पड़ा है, भेदभाव से भरा पड़ा है। तो ऐसी स्थिति में यदि कोई जज मनुस्मृति के आधार पे कोई जजमेंट देता है तो निश्चित तौर पे दुखद बात है। और मैं कहता हूँ जो भी सामाजिक न्याय की बात करने वाला हो मनुस्मृति को नफरत करेगा, जलाएगा ही। इस वक्त दो वर्गों में जंग छिड़ी हुई है। एक मनुस्मृति को लागू करने वाले लोग जो सत्ता शासन प्रशासन में बैठे हुए हैं, दूसरा संविधान को बचाने वाले लोग हैं जिनका कोई अस्तित्व नहीं, सिर्फ सामाजिक राजनीतिक सामाजिक रूप से वो सक्रिय हैं लेकिन राजनीति में उनकी कोई हिस्सेदारी नहीं। तो आखिर क्या लगता है कि संविधान को खत्म करके मनुस्मृति शासन लागू होगा? देखिए, ऐसा है कि ये पावर गेम है। किसी भी पावर स्ट्रक्चर में बात करने वाले लोग हैं, ये मात्र एक पावर गेम है और पावर के आधार पे ही ये सब चल रहा है। मनुस्मृति के अंदर जो लाभ का हिस्सा है वो ज्यादातर ब्राह्मण समाज को दिया गया है। तो ब्राह्मण समाज कतई नहीं चाहता कि मनुस्मृति लागू ना हो, क्योंकि ब्राह्मण समाज ये चाहता है, या अपर कास्ट समाज चाहता है कि फ्री में उनको सब कुछ मिले। ब्राह्मण का काम ही क्या था? शिक्षा देना, और क्षत्रिय का काम था रक्षा करना, और वैश्य का काम था व्यापार करना। बाकी जातियों के लाइफ में केवल सेवा करना है। तो अब ब्राह्मण तो चाहेगा ना कि हमारा कपड़ा धोबी धोए,
ब्राह्मण तो चाहेगा ना कि चमार चमड़ा छिले, ब्राह्मण तो चाहेगा ना कि हमारा जो टॉयलेट है वो वाल्मीकि साफ करे, और ब्राह्मण तो चाहेगा ना कि जो मेहतर है हमारे घरों की सफाई करें। ब्राह्मण तो चाहेगा ना, या ब्राह्मण बात तो चाहेगा ना कि हमारे घर के जो खेत बाड़ी है वो किसान यादव साफ करें, चमार ढोलक बजाएं, ना ही दाढ़ी काटे, जजमानी सिस्टम चलना चाहते। तो मनुस्मृति तो चाहती है कि ये जो जातियां हैं उनकी सेवा करते रहें, और अछूतों से अछूतों से ये अछूतों से उम्मीद की जाती है कि वो करते रहें। तो मनुस्मृति से तो जिन जिन जातियों को लाभ है, जिसमें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, वो तो चाहेंगे कि मनुस्मृति लागू हो। और हम इसलिए नहीं चाहते कि मनुस्मृति लागू होने से हमारे हर तरह का शोषण होगा। मैंने आपको बताया, हम चमड़ा नहीं छीलना चाहते, हम अब पढ़ना चाहते हैं, पढ़ करके पूरी दुनिया में एक अलग जताना चाहते हैं, हम नोबेल जीतना चाहते हैं, हम इस देश में शासन करना चाहते हैं। हम नहीं चाहते, अब यादव भी नहीं चाहते कि गाय की 25 बैल रखे, 25 भैंस रखे, गाय रखे, कि वो केवल दूध के व्यापारी करे। अब यादव भी पढ़ना चाहता है, वो भी ओलंपिक में जाना चाहता है, वो कर रहे हैं। अब आपके देखिए कि जो कारपेंटर है वो नहीं चाहता कि कोई लकड़ी का काम करे, लकड़ी में उसको फंसा दिया जाए। तो जितनी भी सेवा करने वाली जातियां हैं, जिसे सर्विस कास्ट करते हैं, वो नहीं चाहते, हलाल खोर नहीं चाहते कि वो अब मीट काटते हैं, वो कसाई बने। कसाई जाति के लोग नहीं चाहते वो कसाई बने। वाल्मीकि नहीं चाहते कि वो मेहतरगिरी करें, वो मेहतर टॉयलेट साफ करें। आखिर मेहतर साहब जो जो टॉयलेट साफ करने वाली जातियां हैं, एक ही जाति के लोग क्यों हैं? आज भी पूरे भारत में टॉयलेट साफ करने के लिए जो सफाई कर्मचारी हैं या जो मेहतर जाति, उन्हीं को लगाया जाता है। आज भी वो माथे पे गंदा टॉयलेट धोते हैं लगातार सुविधाओं के बाद। तो मनुस्मृति तो चाहती है कि ये जातियां ऐसे करें, और बहुजन समाज के लोग जो इन जातियों से पीड़ित हैं, जो अपर कास्ट के आइडिया से पीड़ित है, मनुस्मृति से पीड़ित है, वो नहीं चाहते। तो ये पूरा पावर गेम है। और हम जब तक बाबा साहब ने इसको डिस्कार्ड किया, बाबा साहब ने साइंटिफिक तर्क के आधार पर बताया कि क्यों जरूरत है कि मनुस्मृति को समाप्त किया जाए। बाबा साहब ने साइंटिफिक तर्क के आधार पर बताया कि क्यों मनुस्मृति को जलाना जरूरी है। देखिए, बाबा साहब ने ये बात तो उन लोगों को भी समझाने में सफल रहे जो अपर कास्ट के ब्राह्मण हैं, अपर कास्ट के क्षत्रिय, अपर कास्ट के बनिया हैं। आप देखिए, जितने भी प्रोग्रेसिव समाज के लोग हैं, खुद बाबा साहब के साथ ब्राह्मण समाज के व्यक्ति ने ही मनुस्मृति को जलाया था, क्योंकि उस ब्राह्मण समाज के व्यक्ति को समझ में आ गया कि मनुस्मृति गलत है। बहुत से क्षत्रिय, राहुल संस्कृतान का बहुत से लोग नाम लेते हैं, गौतम बुद्ध का नाम लेते हैं, इन लोगों को सबको समझ में आ गया था कि मनुस्मृति गलत है। इसलिए गौतम बुद्ध ने एक आंदोलन चला जिसको बौद्ध धर्म कहते हैं। राहुल संस्कृतान ब्राह्मण होने के बाद भी बौद्ध धर्म की तरफ अट्रैक्टिव रहे, चाहे समाजवाद की तरफ अट्रैक्टिव रहे। बहुत से ब्राह्मण जो समाजवादी हैं, जो समाजवाद, जो मार्क्स को पसंद करते हैं, वो जानते हैं कि मनुस्मृति गलत है। तो सारे ब्राह्मण वर्ग के लोग जो कम्युनिस्ट हैं या जो समाजवादी है, वो कभी भी इसको लायक नहीं करते हैं। जो सेंट्रल आइडियाज को बिलोंग करते हैं, जो न लेफ्ट को हैं, जो न राइट के हैं, लेकिन वो प्रोग्रेसिव है, वो भी कहते हैं मनुस्मृति गलत है। तो मनुवाद तो हर कीमत में गलत है। और चूंकि मनुवाद के आधार पे जजमेंट दिया गया है, मैं निश्चित रूप से इसका निंदा करता हूं, और आपसे मांग करता हूं कि भारत सरकार को ऐसे जज को तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए।